ये एक्शन पैक हफ्ते के लिए, जहां पर बाजारों में है आज हल्की सुस्ती और कमजोरी के साथ शुरुआत के आसार, लेकिन आज से लॉकडाउन आंशिक रूप से हटने की पूरी तैयारी भी। उसका क्या असर होगा, दुनिया भर के बाजारों से कैसे मिल रहे हैं संकेत, और कमजोर शुरुआत के बाद क्या मौके खरीदारी के हैं शुक्रवार की शानदार क्लोजिंग के बाद, ये है सारे सवाल, मिलेगा जवाब। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और अनिल जी से काफी सारी चीजों के बारे में बात करनी है। कई हफ्तों के बाद पहला फुल ट्रेडिंग वीक हमें मिलना है, 5 दिन ट्रेडिंग होने वाली है, तो कैसा रहेगा एक्शन, उस पर भी बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात जो अनिल जी ने पिछले हफ्ते रेज करी थी और उस पर हमने सरकार और सेबी की तरफ से एक्शन भी आते हुए देखा, ये भी अनिल जी से बात करेंगे। इससे पहले आपको बता देते हैं कि आज के लिए कौन से ये अहम ट्रिगर्स हैं जिन पर हमारा फोकस रहेगा। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से एक्शन बनता जा रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, डाउ में हमने उछाल देखा शुक्रवार को। डाउ फ्यूचर्स पूरे दिन एक्टिव रहे, 700 अंक की तेजी थी। अभी हल्की सी नरमी है, पर निचले स्तरों से एशियाई बाजार और एसजीएक्स निफ्टी दोनों में ही रिकवरी आई है। पर कोरोना को लेकर चिंताएं अभी भी जारी हैं। अमेरिका की बात करें तो 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, कल 2,000 लोगों की मौत हुई। विश्व में भी अब 24 लाख से ज्यादा केसेस हैं और भारत में भी केसेस बढ़ रहे हैं। जी बिजनेस से मांग करी, अनिल जी ने पिछले मंडे को बोला था कि चाइना से आने वाले इन्वेस्टमेंट्स पर सरकार को अब निगरानी रखनी चाहिए, सभी को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसके बारे में अब बस कुछ ही देर में अनिल जी से डिस्कस करेंगे। और आज से लॉकडाउन में आंशिक राहत उन क्षेत्रों में जहां पर ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन डिक्लेयर किया गया है। कुछ इंडस्ट्रीज कुछ कंडीशंस के साथ काम शुरू कर सकती हैं, पर रेड जोन में अभी भी कोई कारोबार नहीं हो सकता है। इस पर भी करेंगे अनिल जी से बात। अनिल जी, जो सबसे बड़ी बात है, और पिछले मंडे को मैं और आप बात भी कर रहे थे इसके बारे में, एचडीएफसी का हम एग्जाम्पल ले रहे थे और आपने ये मांग भी उठाई थी सर कि चाइना से अब जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए सरकार को भी और सेबी को भी। हमने फ्राइडे को भी थोड़ा एक्शन देखा और अब सरकार ने तो नया रूल ही कर दिया कि चाइना से जितना भी एफडीआई आएगा वो सरकार की परमिशन के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है सर। देख लेते हैं एक बार कि पिछले मंडे को हमने और आपने क्या बात करी थी, और फिर इसके बारे में सर डिस्कस करते हैं। चीन से आने वाले पैसे की क्वालिटी और उनके इंटेंशन पर नजर रखनी चाहिए, तो इसका जवाब है मेरा हाँ। जी हाँ, चीन का पैसा कहीं भी किसी भी फॉर्म में आए वो हिंदुस्तान को ले लेना शायद अब ठीक नहीं होगा। हमें कम से कम अलर्ट हो जाना चाहिए, हमें से मतलब है हमारी सरकार को, कि किस तरह से चीन का पैसा हमारी कंपनियों में आ रहा है और उसकी क्वालिटी और उसका इंटेंशन दोनों देखना बहुत जरूरी है। अनिल जी, एक बार फिर से हमने देखा कि जो एक अहम मांग आपने उठाई थी उस पर हमने इमीडिएट एक्शन देखा है सरकार की तरफ से। कितना अहम है सर ये डेवलपमेंट, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है सर? दीप, पहले तो मैं ये कहूंगा कि सरकार की इस मामले में तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने बहुत जल्दी और बहुत तीव्रता से ये कदम लिया है। हालांकि हमने ये बहुत साफ साफ कहा कि ये इस वक्त कर लेना बहुत जरूरी है, दुनिया भर के माहौल को देखते हुए कि किस तरह से स्पेन, इटली और जर्मनी जैसे देशों ने चीन से आने वाले पैसे पर रोक लगाई है कि उनकी सरकार की अनुमति के बगैर आप कर नहीं सकते। देखिए, पहला एक्शन ये हुआ कि गुरुवार को सेबी ने सारे कस्टोडियंस को लिखा था कि चीन के जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो हिंदुस्तान की कंपनियों में बाजार में जो निवेश कर रहे हैं उनकी डिटेल्स उन्होंने मांगी थी। तो सेबी पहले एक्शन में आई और उसके बाद शनिवार को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से, ये गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया इसमें हल्का सा बदलाव है। अब तक इस नोटिफिकेशन में यह था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो भी इन्वेस्टमेंट्स एफडीआई के तौर पर हिंदुस्तान में आते हैं उसमें सरकार की प्रायर अप्रूवल लेनी होती है, और कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी वगैरह, इनमें तो कभी इन देशों से आप पैसा ले ही नहीं सकते। अब उसमें उन्होंने एक बदलाव किया और बड़ा स्मार्टली किया है। वो बदलाव ये किया है कि हिंदुस्तान से जितने देशों की सीमाएं लगी हुई है उन सभी से, यानी कि हमारा जो भी पड़ोसी देश है उस पड़ोसी देश से डायरेक्ट एफडीआई नहीं आएगा सरकार की अप्रूवल के बगैर। भले ही उस पर्टिकुलर सेक्टर में एफडीआई रूट ऑटोमेटिक है, आप बिना पूछे लगा सकते हैं, लेकिन ये पड़ोसी देशों के लिए लागू नहीं होगा जिनकी सीमाएं हमसे लगती है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पड़ोसी देशों में इस वक्त पैसा लगाने की ताकत किसकी है? एक चीन की ही है। इनडायरेक्टली वो चीन के लिए ही कानून बनाया गया है और इस नियम में बदलाव हुआ है, और ये एक सराहनीय कदम है। देखिए, एक बार है ना, आप बाद में आकर परेशान हो कि पैसा आ गया, अब इसको कैसे निकाला जाए, इसको कैसे हैंडल किया जाए, उससे पहले ही आप अलर्ट होकर उस पर नजर रखें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि चीन से आने वाले हर एक पैसे पर रोक लगा दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता, न होना भी चाहिए। लेकिन होना क्या चाहिए कि कौन पैसा लगा रहा है,
क्यों लगा रहा है, कितना लगा रहा है, किस मकसद से लगा रहा है, ये तो कम से कम सरकार को पता होना चाहिए। और उस लिहाज से जो सरकार ने एक्शन लिया काबिले तारीफ है। मैं सबसे बड़ी बात जो दीप, जिस बात से मैं वाकई में खुश हूं, एक्शन बहुत फास्ट लिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सरकार इतना जल्दी एक्शन लेगी कि एक ही हफ्ते में डिसाइड कर लेगी। तो हमें लगता है कि अच्छी बात है, हमने पिछले सोमवार को इस मुद्दे को उठाया। देखिए, बाकी सब चीजें अपनी जगह है, सबसे ऊपर हमारा देश है और देश का जो हित है, नेशनल इंटरेस्ट, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। और ऐसे में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ पैसा चाइना से ना आए, चलेगा, लेकिन जो पैसा आ रहा है अगर उसका मकसद ठीक नहीं है, उनका मकसद ये है कि इंडियन कंपनियों पर कब्जा जमाया जाए या हिंदुस्तान के बिजनेस पर आप कब्जा कर लें, उसके बाद आप आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करें, तो सरकार जो अभी कर रही है वो एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है कि पैसा आएगा, हमारी नजर के नीचे आएगा, हमें पता होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि हम शॉर्ट टर्म गेन देखने के बजाय लॉन्ग टर्म पर फोकस करें। और लॉन्ग टर्म में आपके हमारे देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि चीन के आने वाले पैसे पर नजर रखी जाए, क्योंकि चीन के इरादे दुनिया भर में किसी को भी अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं और ऐसे में सावधान होने में कोई हर्ज नहीं। तो ये एक सही दिशा में बहुत जल्दी उठाया हुआ बहुत ही बेहतरीन कदम, इसके लिए सेबी और सरकार बधाई की पात्र है। बिल्कुल अनिल जी, इस पर सेबी सरकार बधाई की पात्र है और अनिल जी ने पिछले मंडे ही बोला था कि सरकार की तरफ से, सेबी की तरफ से इस पर एक्शन आना चाहिए और हम थैंकफुल हैं सरकार के कि एकदम इमीडिएटली एक्शन आते हुए दिखा है। तो अनिल जी, ये तो रही आज की एक बड़ी बात, पर 2-3 और बड़ी बातें हैं सर। जो आप चीन के बारे में बात कर रहे थे, कुछ और ग्लोबल कंट्रीज हैं, उन्होंने भी चीन के मामले पर सवाल उठाए हैं। यूरोप के देश भी अभी एक्शन ले रहे हैं चीन की इन्वेस्टमेंट्स पर। यही नहीं सर, ट्रंप साहब ने भी एक चीन पर अटैक करा है और हमने ये भी देखा है सर कि जर्मनी ने चीन को एक्चुअली एक बिल भेजा है $130 बिलियन का, ये कहते हुए कि देखिए ये कोरोना आपकी वजह से फैला है, इसकी वजह से जो परेशानी आ रही है ये हमें आ रही है, तो इस पे भी आप राहत करिए। सर, इसके बारे में भी बात करेंगे, पर मेरे को एक और जो सवाल पूछना था, जो आज का एक अहम डेवलपमेंट है भारत के लिए, कि कुछ जगहों पर आज से लॉकडाउन के नियम रिलैक्स किए जा रहे हैं, स्पेशली ऐसे जगह जो ग्रीन जोन है या फिर ऑरेंज जोन है, जहां पर खतरा कम है, स्प्रेड कम है। ये एक बहुत बड़ी बात है सर, कहीं पर परमिशंस दी जा रही हैं काम करने के लिए। इसका एक तो सर कितना बड़ा आर्थिक इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन कुछ जगहों पर हटाने के लिए, और दूसरी बात सर, एक बड़ा रिस्क जो हमने देखा है स्पेन से, जहां पर लॉकडाउन जिस दिन हटा उस दिन सबसे ज्यादा नए मामले मिले, या फिर जो सिंगापुर का एग्जाम्पल है, जो अभी तक अच्छा कर रहा था, फिर उन्होंने लॉकडाउन हटाया, अब वहां पर भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सो दोनों तरफ से देखें सर, जो लॉकडाउन हटाने का पॉजिटिव इंपैक्ट है और जो एक डर है कि लॉकडाउन हटाने से क्या फिर से केसेस तेजी से बढ़ेंगे, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? दो तरह से है दीप इसे। एक तरफ तो ये कि जब तक आप है ना पानी में उतरेंगे नहीं तो आप तैरना सीखेंगे कैसे। जब तक लॉकडाउन हटेगा नहीं तो आपको लॉकडाउन के बाद की जिंदगी जीना कैसे आएगा। अब ये तो आप इंतजार नहीं कर सकते कि आखिरी शख्स हिंदुस्तान में कोरोना से ठीक हो जाए और उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू करें। हर रोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद करने का जो खामियाजा देश और देश की इकोनॉमी को भुगतना पड़ रहा है वो आप और मैं सब जानते हैं। इसलिए ये मजबूरी तो है कि जितना जल्दी हम लॉकडाउन हटाएं। अब लॉकडाउन हटाना ये भी संभव नहीं है कि आप एक साथ हटा दें। आपने देखा लॉकडाउन 2.0 जिस दिन अनाउंस हुआ, किस तरह से हजारों लोग मुंबई में बांद्रा स्टेशन पहुंच गए, वो तो तब जबकि सारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद है, पुलिस का बंदोबस्त होने के बावजूद। तो लॉकडाउन हटने की एक रिस्क है और एक कीमत चुकानी पड़ सकती है अगर आप, हम और देश के नागरिक संयम न रखें और उस लॉकडाउन के नियमों को हटाने के आंशिक तौर पर हटाने के नियमों का ढंग से पालन न करें। तो इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा कि लॉकडाउन हटने के बाद क्या हम उसी तरीके से अपने कामकाज को चला सकते हैं जैसे लॉकडाउन के वक्त चला रहे थे। इसका मतलब यह है कि काम करें लेकिन पूरी सावधानी के साथ। अब तक लॉकडाउन पार्शियली हटने के बहुत अच्छे रिजल्ट्स दुनिया भर से आए नहीं है, लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए और देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में 1-2 केस आप छोड़ दें, उसके अलावा कमोबेश हमने कोरोना से लड़ने में बहुत अच्छे तरीके से महारत हासिल की है। दूसरे देशों के मुकाबले हम काफी बेहतर रहे हैं, कोरोना को हमने काफी काबू में रखा है। तो इस लिहाज से हो सकता है कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से लड़के दिखाएं। बाकी कुछ देशों की जो आपने उदाहरण दिए जहां पर लॉकडाउन हटने के बाद स्थिति काफी खराब हुई है, अमेरिका में भी अभी लॉकडाउन शायद एक्सटेंड होने की बात हो रही है। अब क्या होगा कैसे होगा पता नहीं। मैं लॉकडाउन हटने को लेकर बहुत ज्यादा
खुशी या यूं कहूं कि इस हिसाब से भी नहीं कि परेशान हूं कि इसके बाद क्या होगा। मैं इसका असर देखना चाहता हूं। वो असर एक दिन में दिखता है, 5-7 दिन में दिखता है, देखने वाली बात है। लेकिन पॉइंट सिंपल इतना ही है दीप कि लॉकडाउन हटने के बाद अगर हम उस लॉकडाउन के हटने से कोरोना के आंकड़ों को बढ़ता हुआ नहीं देखते हैं तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा हमारा। दूसरा, पहला अचीवमेंट यह है कि हमने कोरोना को फैलने से काबू किया है। जिस स्पीड से दूसरे देशों में फैला है हमने नहीं फैलने दिया है, ये हमारा अचीवमेंट है। अब हमारा दूसरा अचीवमेंट ये होना चाहिए कि जब आंशिक तौर पर लॉकडाउन कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ सेक्टर्स में खुल रहा है तो हम पूरी सावधानी के साथ उसे फैलने न दें। निश्चिंत न हो जाएं, लापरवाह न हो जाएं, बेपरवाह न हो जाएं कि ठीक है ना, अब सब कुछ ठीक हो गया। ये सोच लेना ही सबसे बड़ी गलती होगी। अभी भी यही मानकर चलें कि चीजें वैसी की वैसी है, मजबूरी में लॉकडाउन खुल रहा है और उस मजबूरी में हमें सारे एहतियात रखने ये बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल अनिल जी, मजबूरी में लॉकडाउन खुलना है, प्रिकॉशंस रखने हैं। रेड जोन्स पे तो वैसे भी नहीं खुलेगा और हम देख भी रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई में अभी भी कंसर्न्स हैं, पर हाँ कुछ जगहों पर लॉकडाउन हटाया जा रहा है। सर, आज की सेटअप की बात करें उससे पहले मैं आपको एक ग्लोबल अपडेट दे देता हूं कि किस तरह से पिछले 2 दिनों में हमने कोरोना को फैलते हुए देखा है, उसका बाजार पर इम्पैक्ट क्या आया है, कहां से कंसर्न्स आ रहे हैं। सर, एक बात है सर कि हालांकि जरूर है कि डेटा थोड़ा नेगेटिव रहा है, पर फिर भी बाजार एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, उसके बारे में सर डिस्कस करेंगे। बट अगर आप अभी देखें कोरोना की हालत जो है तो विश्व में 24 लाख से ज्यादा केसेस है। इस समय 1,65,000 लोगों की मौत हो गई है, 6.25 लाख लोग ठीक भी हो गए हैं। पर डेली हमारे सामने केसेस आ रहे हैं 75,000 से 80,000 के बीच में, और जो डेली रिकवरी का आंकड़ा है वो 25,000 से 30,000 के बीच में। यानी कि रोज जितने लोग ठीक हो रहे हैं उससे 3 गुना नए मामले सामने आ रहे हैं। तो इसलिए अभी भी फैल काफी तेजी से रहा है, रिकवरी रेट अभी भी कम है। कल लगभग 75,000 नए मामले सामने आए और 5,000 लोगों की मौत हुई। एक अगर आप ग्रोथ का आंकड़ा देखेंगे सर तो 2 महीने पहले 19 फरवरी को 2,126 लोगों की मौत हुई थी कोरोना से ग्लोबली। 1 महीना पहले ये आंकड़ा 10,000 था और आज ये आंकड़ा 1,65,000 है। यानी कि आप देख रहे हैं कि 1 महीने में लगभग 16 गुना मरने वालों की संख्या बढ़ी है। अमेरिका की बात करें तो वहां पर भी अब 7.5 लाख से ज्यादा मामले हैं, 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कल 2,000 लोगों की मौत हुई। 1 महीने पहले अमेरिका में मरने वालों की संख्या 200 थी, आज मरने वालों की संख्या 40,000 है। 1 महीने पहले 200 थी, आज 40,000 है। तो अमेरिका में आप देख सकते हैं कितनी तेजी से फैला है। यूरोप की बात करें तो यूरोप की जो 5-6 बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें तो मेजर कंसर्न्स वहीं पर है। अगर आप पूरे यूरोप की बात करें सर तो यूरोप में इस समय 11 लाख से ज्यादा मामले हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यानी कि यूरोप में जो डेथ रेट है या मोर्टेलिटी रेट है, मरने वालों की संख्या है, वो 10% है। ग्लोबली ये आंकड़ा 4 से 4.5% के बीच में है। यूरोप में ये आंकड़ा लगभग 10% के करीब है। तो अब यूरोप का जो मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे ज्यादा है इस समय। इसके अलावा भारत में अब 17,000 से ज्यादा मामले हैं। कल लगभग 1,500 नए मामले सामने आए, 38 लोगों की मौत हुई कल। अब मरने वालों की संख्या 560 पर है। और तेलंगाना एक ऐसी स्टेट है जिसने लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया। तो अभी तक पूरे भारत में 3 मई तक लॉकडाउन है, तेलंगाना ने ऑलरेडी इसे 7 मई कर दिया। देखना पड़ेगा बाकी देश फॉलो करेंगे कि नहीं। और 2 बड़ी बातें यहां पर हैं जो चीन के अटैक की मैं बात कर रहा हूं सर। ट्रंप साहब ने एक बार फिर से चीन पर अटैक करा है, कहा है कि देखिए हमने ट्रेड डील तो करी है इनके साथ, बट हमें चीन पर भरोसा नहीं है इस समय। जो उन्होंने कोरोना के आंकड़े दिए हैं, जो कोरोना से मरने वालों की संख्या दी है, उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। और जो कोरोना फैला है ये चीन की वजह से, चीन ने एक्शन लेने में देरी करी, चीन ने ये चेतावनी बाकी देशों को जल्दी नहीं दी, इसलिए कोरोना फैला है। तो ये चीन की गलती है और हम चीन को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। और दूसरी बात, जर्मनी ने चीन को 130 बिलियन, 130 अरब डॉलर का बिल भेजा है कोरोना की वजह से जो परेशानी आई है उसकी वजह से। सर देखिए दीप, इसी पर बात करते हैं जो जर्मनी और अमेरिका ने किया है। और आपको याद होगा शुक्रवार के सेशन में हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि आप याद रख लीजिए कि दुनिया के बाकी देश चीन को छोड़ेंगे नहीं, ये बात पक्की है और इसमें कोई डाउट नहीं है और किसी को होगा भी नहीं कि जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया है, भले ही दाल पूरी काली ना हो लेकिन दाल में काला बहुत कुछ है। जो कुछ चीन ने किया है उसमें बताया कम है, छुपाया ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं। चाहे वो पहले बीमारी कितनी बड़ी है उस लिहाज से हो, चाहे कितने लोग मरे हों उस लिहाज से हो, या चाहे किस तरह से उन्होंने इस बीमारी को जीता हो वुहान में, इन सब मामलों में चीन ने पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं। और उसका खामियाजा
चीन को भुगतना पड़ेगा, नहीं भुगतना पड़ेगा, या खाली चीन को भुगतना पड़ेगा, पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको कह दूं कि कोरोना से दुनिया अगर उबर भी जाए ना, तो एकदम स्मूथ आगे लाइफ चलने वाली है नहीं। जो कुछ फ्रिक्शन, जो कुछ तनाव अब दुनिया भर के देशों में चीन के साथ होने जा रहा है या होने की संभावना है, वो डराने वाला है। और मुझे लगता है कि अगला जो बड़ा ट्रिगर ग्लोबल मार्केट्स के लिए होगा, अगर इस तरह की कोई बात बढ़ी, जिसकी संभावना मैं पूरी मानकर चलता हूं, और उसकी दो बड़ी वजह, एक पूरी दुनिया चीन से परेशान है, दूसरा अमेरिका में इलेक्शंस हैं। तो ट्रंप साहब कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका में इतने लोगों की जो मौत हुई इसके जिम्मेदार वो हैं। उनके लिए उन्हें किसी न किसी और को जिम्मेदार ढूंढना है, और इस वक्त उनके पास चीन से बढ़िया कोई हो नहीं सकता कि वो उन्हें किसी न किसी तरह से जिम्मेदार ठहराएं। और अगर वो उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं तो फिर कुछ न कुछ एक्शन भी होना चाहिए। अगर वो एक्शन लेंगे तो चीन उस पर रिएक्शन भी करेगा। चीन के रिएक्शन के साथ दुनिया भर में दो दल बनेंगे, एक चीन के पक्ष वाला होगा, एक चीन के विपक्ष वाला होगा। तो जो सिचुएशन आगे चलकर बिगड़ेगी उसका अंदाजा लगाना हमारे शायद बस की बात ना हो, लेकिन वो कंफर्ट नहीं देता। अब वो कब होगा, किस तरीके से होगा, ये मुझे नहीं पता, मैं उस मामलों का एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन हां, एक कॉमन सेंस और एक विश्लेषण ये कहता है कि इस साल दुनिया में एक और बड़े हड़कंप के लिए आपको हमें तैयार रहना चाहिए। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन इसकी संभावना पूरी है। जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस देने वाले नहीं। $130 बिलियन बड़ी रकम होती है जो जर्मनी ने मांगी है। दूसरी तरफ आप देखिए, ट्रंप साहब खुलेआम कह रहे हैं कि चीन आंकड़े छुपा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये तो तब है जब वो लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार लड़ाई जीतने के बाद, एक बार कोरोना अगर काबू में आ जाए, उसके बाद किस तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे और किस तरह का एक्शन होगा, वो मैं सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो आगे दुनिया भर के लिए एक बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर तेजी के रंग में कोई भंग पड़ेगा तो आने वाले समय में चीन वर्सेस द वर्ल्ड, ये सिचुएशन जब बनेगी तो आपके बाजार उस पर रिएक्ट करते देखेंगे। तो मेरा कहना ही होगा कि ये कब होगा, कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा, इस पर आपको नजर रखनी है। जब होगा तब एक्शन लेना है, और उसके लिए हम तैयार रहेंगे। हम बताएंगे आपको कि अगर इस तरह का कोई एक्शन मार्केट में होने वाला है, इस तरह की कोई चीज होने वाली है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसके लिए आपको आगाह करूं। बिल्कुल अनिल जी, और हमारा भी इंतजार रहेगा कि कब आप वो बात करेंगे। पर सर, आज के अगर सेटअप की बात करें तो आज कुछ 2-3 चीजें मैं देख रहा हूं जो नॉर्मली हम बात करते हैं उसमें थोड़ी बदली हुई हैं। ग्लोबल न्यूट्रल है सर, पर लंबे समय बाद आज आपने ट्रेंड न्यूट्रल कर दिया है सर। यस, बिल्कुल। लोअर लेवल से 20% ऊपर की क्लोजिंग मुझे मिली है, और मैं इसीलिए, चलिए शुरुआत जब हम कर रहे हैं ना डेटा की, तो मैं ट्रेंड से ही करता हूं। पहला जो सेंटीमेंट वाला पहला जो ट्रिगर है, हम जो 6 ट्रिगर रोज लेकर चलते हैं, चलिए पहले ट्रिगर पे बात करते हैं, और वो है आपका ट्रेंड। क्यों ट्रेंड मैंने न्यूट्रल दिया है? 7,610 की आपको लोएस्ट क्लोजिंग मिली है, और उस हिसाब से आपको लगभग 9,130 की आसपास की क्लोजिंग बनती है, 20% ऊपर। तो लोअर लेवल से 20% के ऊपर की क्लोजिंग पहली बार आपको शुक्रवार को मिली, और वो भी हफ्ते वाली। तो इसलिए उस क्लोजिंग के बाद मेरा ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल हुआ है। न्यूट्रल से पॉजिटिव होने में भी वक्त है, और वो शायद मैं आपको 10,100, 10,200 के पार निकलने के बाद में ट्रेंड को पॉजिटिव करूं। तब तक मेरे लिए ट्रेंड न्यूट्रल रहेगा कि 9,000 से लेकर 10,000 की रेंज, 10,100, 200 की रेंज, ये वो रेंज है जहां पर मेरा ट्रेंड न्यूट्रल रहने वाला है। लेकिन एक चीज साफ है कि शुक्रवार की क्लोजिंग बहुत ही बेहतरीन रही है, और अगर हम इस क्लोजिंग को होल्ड कर पाते हैं थोड़े वक्त के लिए, और ये कहें कि ये एक दिन का फ्लूक नहीं था कि ऐसे ही आप 20% के ऊपर बंद हो गए। अगर हम इस हफ्ते भर थोड़ा सा 2-4-5 दिन अगर 9,100, 9,125 के ऊपर की क्लोजिंग को होल्ड कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि ट्रेंड बदलने के आसार बन सकते हैं। और ऐसे में कम से कम 9,500, 9,600 और उसके पार निकले तो 9,800 से लेके मैं 10,150, 10,200 तक की तेजी आगे देख रहा हूं। तो 9,800 से 10,200 की रेंज में जाने की तैयारी बाजार की हो सकती है, अगर आप इस लेवल को होल्ड कर पाते हैं, और इसलिए मैंने ट्रेंड दिया है न्यूट्रल। ग्लोबल मार्केट्स मेरे लिए आज न्यूट्रल है। एफआईज का ट्रेंड नेगेटिव है, घरेलू फंड्स का पॉजिटिव है, वायदा कारोबार के संकेत मेरे लिए न्यूट्रल है, और सेंटीमेंट मैंने न्यूट्रल रखा है, न तेजी की तरफ न मंदी की तरफ। ठीक है, तो लंबे समय बाद ट्रेंड न्यूट्रल हुआ है, इसके इंप्लीकेशंस क्या है, इससे मार्केट में क्या होगा, उस पर भी नजर डालेंगे। पर हाँ अनिल जी, यहां से शायद थोड़ा और अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर। उस लिहाज से देखें तो फिर आज के जो सपोर्ट जोन्स आते हैं, आज के जो रेजिस्टेंस आते हैं, वो सर किधर निकल कर आ रहे हैं?
जो पहले की आज की बड़ी रेंज है वो बता दूं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और बड़ी रेंज ऊपर की तरफ के, तो दीप बड़ी रेंज में 8,900 9,000 ये अब बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और मैं शायद ट्रेंड को अब न्यूट्रल से फिर नेगेटिव तभी करूंगा जब इस रेंज को बाजार तोड़े। 19,500 से 19,900 की रेंज बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। निफ्टी में ऊपरी स्तरों पर 9,500 9,600 पहला टारगेट है जहां तक जाने की कोशिश होनी चाहिए। इस ब्रेकआउट के बाद 21,000 21,500 ये पहला लेवल है जहां तक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। अब आइए आज की छोटी रेंज 9,125 9,325, ये 200 पॉइंट की रेंज आपके लिए एक तरह से कंसोलिडेशन का रेंज है, जिसके 9,125 के नीचे जाए तो आप कमजोर होना शुरू करेंगे और 9,325 के ऊपर निकले तो और मजबूत होंगे। मीडियम रेंज 9,000 से 9,400 की निकल कर आती है और बड़ी रेंज जो बनेगी वो 8,925 से लेकर 9,500 की, ये है निफ्टी के लिए आपकी आज की रेंज। बैंक निफ्टी के लिए 20,500 20,850 ये छोटी रेंज है, 20,200 से लेकर 21,000 ये मीडियम रेंज है, 19,900 से लेकर 21,400 की रेंज बड़ी रेंज बैंक निफ्टी के लिए आज आपकी निकल कर आती है। दीप ओके, तो ये है कुछ अहम रेंजेस जिन पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। पर हाँ, एक सपोर्ट आ रहा है बाजार का 8,900 9,000 के आसपास। सर, इस लिहाज से बात करें तो जिनकी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, जो इन्होंने तेजी की पोजीशन अभी भी बनाई रखी है, उन्हें क्या करना चाहिए सर? 9,100 ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। वैसे दीप क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस थोड़ा दूर आता है, 8,975 9,000 के आसपास का आता है, लेकिन मैंने सेफर साइड पर 9,000 ही रखा है। 9,000 से काम चला लेंगे, माफ कीजिएगा 9,100 से 9,100 इंट्राडे भी और वैसे भी। बैंक निफ्टी के लिए 20,150 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैंने स्टॉप लॉस छोटा दिया है जानबूझ के, आप चाहें और डीप सेफ स्टॉप लॉस लगाना चाहते तो बैंक निफ्टी का 19,900 निकल कर आएगा और निफ्टी का 8,975 निकल कर आएगा। तो अपने अपने रिस्क कैपेसिटी पर है, और मैं इसलिए ऊपर का स्टॉप लॉस दे रहा हूं कि ज्यादातर लोगों ने तेजी की पोजीशन है ना शुक्रवार को ही बनाई होगी, तो जिन लोगों ने शुक्रवार को तेजी की पोजीशन बनाई है, मैं नहीं चाहता वो ज्यादा रिस्क रखे, इस लिहाज से उनके लिए स्टॉप लॉस है। जहां तक मंदी की पोजीशन का सवाल है, वैसे तो आपकी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जानी चाहिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, जिस तरह की क्लोजिंग आपको शुक्रवार को मिली है। फिर भी अगर किसी ने अभी तक नहीं काटा है तो 9,325 आपका स्टॉप लॉस है आज इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी, और 20,900 आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी पर। यह स्टॉप लॉस आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये है आपके लिए अगर आपकी एग्जिस्टिंग तेजी की या मंदी की पोजीशन है। नई पोजीशन सर कैसे लेनी चाहिए? निफ्टी खरीदने की कोशिश करें 9,000 से 9,150। वैसे 9,050 9,150 भी अच्छी रेंज है, लेकिन थोड़ा और नीचे तक रखना चाहें तो आप है ना 9,000 तक की रख सकते हैं, लेकिन 9,150 के नीचे से ही खरीदने का मन आप बनाना शुरू कर सकते हैं। 8,900 स्टॉप लॉस होगा, 9,250 9,325 9,400 9,500 ये टारगेट्स है ऊपर के, जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी निफ्टी में। अब आइए जो बेचने की राय है, वो बेचने के लिए वैसे दीप है ना सबसे बढ़िया लेवल 9,500 9,600 है एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन मैं थोड़ा सा इस लिहाज से कि अगर ज्यादा नीचे खुल जाए तो फिर 9,400 से भी आप बेचने का सोच सकते हैं, लेकिन वैसे सही लेवल बेचने के लिए 9,500 के आसपास से ही बनता है। तो 9,400 9,500 में अगर आप बेचते हैं तो 9,600 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 9,325 और 9,275 ये दो टारगेट आपके लिए नीचे की तरफ होंगे निफ्टी पर बिकवाली करने के लिहाज से। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर आज की नई पोजीशन। सर, बैंक निफ्टी पर कैसे नई पोजीशंस बनानी चाहिए? 20,150 20,300 की रेंज ठीक है, जहां पर आप एंट्री कर सकते हैं खरीदारी करने के लिहाज से। उससे पहले वैसे 20,500 एक सपोर्ट लेवल है, हो सकता है आप उसके आसपास ही खुलें, पहला लेवल वह है। उसके नीचे गए तो 20,150 20,300 ठीक जगह जहां एंट्री कर सकते हैं। 19,900 आपका स्टॉप लॉस है, 20,500 20,650 20,850 और 21,000 ये हैं चार टारगेट जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट करना चाहें तो बैंक निफ्टी को 20,900 21,050 की रेंज में शॉर्ट कीजिए। यहाँ स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है दीप, और वो है 21,500 का। छोटा स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा मुझे, लेकिन 21,500 के स्टॉप से आपको बेचना चाहिए। 20,700 20,500 20,300 ये तीन टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ बिकवाली करने की राय है। ओके, सो 21,500 का आपका स्टॉप लॉस होगा अगर आप ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी पर बिकवाली करेंगे। सर, डेटा के लिहाज से देखें तो पीसीआर अभी भी 1.38 के पास है, पर विक्स लगातार तेजी से गिर रहा है सर।
जी, और वही कंफर्ट तेजी की तरफ दे भी रहा है कि विक्स देखिए आप जो 75-80 के आसपास विक्स चल रहा था, गट गट के 42 के आसपास आ चुका है। इसका मतलब क्लियर कट है कि मार्केट को अब थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है वोलेटिलिटी को लेकर के। अब ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बाजार स्टेबल होते दिख भी रहे। तो नीचे होता हुआ विक्स जाहिर सी बात है कि बाजार को थोड़ी सी तेजी देने का काम कर रहा है। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है 1.38 पर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पुट कॉल रेशियो 1.38 पर कंफर्टेबल है, पर हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से विक्स लगभग आधा हो गया है इस समय, तो ये कंफर्ट की बात है। तो सर उस लिहाज से देखें, और जो हमारा फंड फ्लो डेटा आप देख रहे हैं, एफआईज अब फिर से नेगेटिव हो गए हैं और डीआईएस पॉजिटिव है। ये नेगेटिव पॉजिटिव पुल काफी हो रहा है सर एफआईज और डीआईएस के बीच में। ये इनका सिस्टम ऐसा हो गया। अभी एफआईएस का दीप आप देखिए पिछले एक हफ्ते से, जिस दिन बाजार ऊपर होते हैं इनका आंकड़ा आता है खराब, जिस दिन बाजार नीचे होता है उस दिन ये करते हैं खरीदारी। तो इन्होंने शायद कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का मन बना रखा है। 1392 करोड़ 1400 करोड़ की कैश की खरीदारी बड़ी है। सामने स्टॉक्स भी बेचे ऊपर से 728 करोड़ के, यानी कि लगभग आप देखिए 2100 करोड़ के स्टॉक्स बेच गए। अब मुझे बताओ आप, क्या शुक्रवार का मार्केट ऐसा था जहां आपको ये लगे कि 2100 करोड़ के स्टॉक्स बिके हैं एफआईएस की तरफ से, और इंडेक्स में खाली 6 करोड़ की बिकवाली, यानी कि इंडेक्स में इन्होंने एक तरह से कोई काम किया ही नहीं, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट किया। तो अब 2100 करोड़ की बिकवाली जैसी स्क्रीन तो दिख नहीं रही थी। बाजार तो डे हाई पर जाकर बंद हुआ, अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ। तो फिर खरीदा किसने? अच्छा, खरीदने में भी क्या है, घरेलू फंड की तो 534 करोड़ की खरीदारी आई, तो उन्होंने भी ऐसा तो नहीं कि बड़ा दबा के खरीदा हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना तीसरी कैटेगरी जाग रही है, और वो है ट्रेडर्स की, या फिर आप जिसे कह सकते हैं कि HNI इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स की, उनका इंटरेस्ट बाजार में फिर लौट रहा है। इन लोगों का इंटरेस्ट तब लौटता है जब बाजार में आती है तेजी, मजबूती। तो अब मुझे लगता है कि वो तीसरी कम्युनिटी भी जागृत हो रही है। अभी तक ये हो रहा था पिछले 15 दिनों में कि जब से ये खून खराबा हुआ मार्च का, इतना सारा बाजार गिरा, खाली यही एक्टिव थे। कौन? एफआईज और घरेलू फंड। एफआईज बेचते हैं, घरेलू फंड लेते हैं, घरेलू फंड बेचते हैं, एफआईज लेते हैं, वो सब चल रहा था। ठीक है, अब मुझे लगता है कि इन डेटा को देखकर लग रहा है 1-2 दिनों से कि हाँ, अब ट्रेडर्स भी फुल फ्लेज मार्केट में आने की तैयारी में है। तो मजा आएगा। देखिए 3 फोर्स एक साथ काम करेगी। बिल्कुल, 3 फोर्स एक साथ काम करेंगे। देखते हैं मार्केट में क्या रिएक्शन आता है। सर एफएनओ की क्यूज की आज बात करें तो आपने आज फिर से न्यूट्रल पर रखे हैं। इनको देखकर क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं सर? न्यूट्रल पर रखने की वजह यह कि पुट कॉल रेशियो वही 1.40 से 1.38 पर आया, कोई खास बदलाव नहीं है। प्रीमियम वही निफ्टी पर 42 पॉइंट से 44 पॉइंट है, और ओपन इंटरेस्ट में 2 लाख शेयरों का फर्क हुआ है। 9000 आपके लिए मजबूत सपोर्ट है। जब तक आप 9000 नहीं तोड़ते तब तक अब आपको कोई टेंशन की बात है नहीं। 9000 के पुट पर 32 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 18 लाख शेयर हैं, तो 9000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर सीधा अब रेजिस्टेंस अगर कोई वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से दिखता है तो वो 23 लाख शेयरों का 9500 पर कॉल ऑप्शन है। तो 9500 आपकी वायदा कारोबार के लिहाज से रेंज निकल कर आ रही है। लेकिन दीप, एक चीज कहनी पड़ेगी कि रेंज कुछ भी हो, डेटा है ही नहीं, बहुत ही कम है। निफ्टी में इतने कम डेटा मुझे याद नहीं आता मैंने पिछली बार कब देखे थे। बहुत ही कम पोजीशंस में निफ्टी में है, और बैंक निफ्टी तो उससे भी ज्यादा कम पोजीशन है, नहीं के बराबर है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 3 लाख शेयरों का है, वो 19,000 के पुट पर है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो बैंक निफ्टी में तो डेटा इतने भी नहीं कि मैं आपसे डिस्कस करूं। प्रीमियम जरूर 24 पॉइंट से बढ़कर 67 पॉइंट के आसपास आई है, 67 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में। तो डेटा रेंज वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। ओके, तो वही डेटा रेंज है निफ्टी बैंक निफ्टी पर जो अभी हमने डिस्कस करी थी। थोड़ा डेटा कम आ रहा है, पर हाँ, आज के सेंटिमेंट सर ने न्यूट्रल करा। आज का ट्रेंड जो है वो न्यूट्रल है। काफी लंबे ब्रेक के बाद अब एक स्पेशल बिगुल बजने वाला है आज स्टॉक ऑफ द डे का। सर स्टॉक ऑफ द डे तो बात करने की आदत ही थोड़ी, हमने ब्रेक ले लिया था मार्केट एक्शन की वजह से, पर जो आज आपने स्टॉक ऑफ द डे दिया है सर, किस कन्विक्शन से दे रहे हैं? नहीं, कन्विक्शन पहले भी रहता था, लेकिन फर्क इतना था कि अगर आप तेजी का कोई स्टॉक ऑफ द डे दे रहे हैं तो वो एकदम गैप से ऊपर खुलेगा, और मंदी का आप कोई स्टॉप लॉस दे रहे हो तो 8-10 पॉइंट नीचे खुलेगा। तो वो मतलब एक्शनेबल नहीं है जी। और जब एक्शनेबल नहीं हो तो फिर ऐसा देने का फायदा क्या? खाली मैं कहने के लिए देखो मैंने कहा था ये हो गया, तो उसका मजा नहीं है। मजा तब है जबकि आप उस पर एक्शन कर पाए। तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद एक्शन करने को मिले। तो आज के लिए मैं बेचने की राय दे रहा हूं इंडिगो का फ्यूचर्स माफ कीजिएगा, इंडिगो फ्यूचर्स को आपको बेचना चाहिए 1090 के स्टॉप लॉस के साथ। 1020 और 1000 ये 2 टारगेट आपके नीचे की तरफ के बनेंगे। क्यों बेचना चाहिए?
क्योंकि देखिए वीकेंड पर पहले एक खबर आई थी एयर इंडिया की तरफ से, वो बुकिंग शुरू कर रहे हैं घरेलू उड़ानों के लिए 4 मई से और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जून से करेंगे। और उसके थोड़ी देर बाद है ना सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आ गया डीजीसीए की तरफ से, नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई बुकिंग शुरू नहीं होगी, पहले सरकार डिसाइड करेगी और उसके बाद बुकिंग शुरू होगी। तो जाहिर सी बात है। अच्छा, और इंडिगो की तरफ से यह भी आ गया कि वो तो 3 मई छोड़िए 31 मई तक फिलहाल उड़ानें शुरू करने के मूड में नहीं है। अप्रूवल का इंतजार करेंगे कि सरकार क्या एक डिसीजन लेती है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव खबर है इंडिगो के लिए कि 31 मई तक वो फिलहाल बुकिंग शुरू नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपने देखा पिछले हफ्ते क्या खबर आई थी कि आप है ना अपने टिकट्स की रिफंड करिए। अब भाई एक सिंपल चीज है, कैसे करेंगे आप? भाई टिकट जिन लोगों ने कराई है अब वो रिफंड मांग रहे हैं। और एक्चुअली मैं बताऊं, मैंने कई लोगों के कई एयरलाइंस के मैसेज देखे हैं। एयरलाइंस ये कह रही कि हम आपको एक ओपन टिकट दे रहे हैं, आपको जब फ्लाई करना हो आगे तब कर लीजिएगा, इसी टिकट पर पैसे मत लीजिए। अब वही वाली बात है, सरकार कह रही पैसे दीजिए, एयरलाइंस भी अल्टीमेटली कौन सी एयरलाइंस ऐसी जिनके पास बहुत भारी भरकम पैसे पड़े कि 4-6 महीना ना उड़े तो चल जाएगा। तो बड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है एयरलाइंस के लिए। पैसे दे तो तकलीफ है कहां, ना दें तो सरकार के नियमों का उल्लंघन हो रहा है या कंज्यूमर्स मांग रहे हैं। अब वो क्या करें क्या नहीं करें वाली सिचुएशन है। मेरा ये समझना थोड़ी कमजोरी हो सकती है इंडिगो में। 1020-1000 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं यहां पर। ओके, तो एक पहले भी फेवरेट शॉट रहा है अनिल जी का और आज रिटर्न हो रहा है इंडिगो पर शॉर्ट करने की राय है। आज का स्टॉक ऑफ द डे आपके लिए है। हमारे गेस्ट जुड़े, उससे पहले बात कर लेते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर रिएक्ट करेंगे और ब्रोकरेजेस किधर आ रही हैं। एचडीएफसी बैंक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पूजा, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग पूजा, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज के ट्रिगर्स और स्टॉक्स कौन से हैं? जी, शुरुआत ट्रिगर से करते हैं। आज नतीजों की बात करें तो इन्फोसिस अपने नतीजे घोषित करेगी और कैश सेगमेंट से लिंडे इंडिया और टाटा एल्क्सी के नतीजे आएंगे, जहां पर कि आपको नजर रखनी है। इसके अलावा वेदांता में भी आज एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें कि वेदांता के अपील पर सुनवाई हो जाएगी। गोवा में फिर से माइनिंग शुरू करने पर यह सुनवाई होगी, तो वेदांता पर भी नजर रखिए। एचडीएफसी बैंक ने अपने नतीजे घोषित किए। परफॉर्मेंस वाइज देखें तो काफी स्थिर नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, लेकिन जो कमेंट्री आ रही है उनको देख के लगता है कि आने वाले समय में बैंक के लिए चिंता बढ़ सकती है। एनआईआई की बात करें तो 16% की ग्रोथ वहां पे देखी है, मुनाफे में 17% की ग्रोथ इस बार देखी गई है और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों में ही कमी देखी गई है। लेकिन प्रोविजनिंग के आंकड़े काफी ज्यादा बड़े हैं, दोगुनी बढ़त यहाँ पर अगर साल दर साल देखेंगे तो बड़ी है। और ये जो प्रोविजनिंग है बैंक ने ये एडिशनल प्रोविजनिंग की है 1550 करोड़ की, जो कि आगे जाने वाले समय में कुछ अकाउंट्स में इम्पैक्ट दिख रहे हैं, उसके सामने प्रोविजनिंग देखने को मिली है। तो ये तो थे नतीजे। इसके अलावा एमडी और सीईओ के पद के लिए भी आरबीआई को 3 नाम सौंप दिए हैं। तो इन तमाम खबरों के चलते एचडीएफसी बैंक आज एक्शन में रहेगा। टीवीएस मोटर्स पर भी नजर रखिए। चुनौती भरे माहौल के बीच अब कंपनी ने एक बड़ा निर्णय लिया। ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल को कंपनी ने खरीद लिया। ये जो डील है 153 करोड़ में हुई है। टाटा मोटर्स भी आज फोकस में रहेगा। जेएलआर की रिटेल बिक्री पर कंपनी ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें कि जेएलआर की बिक्री में कुल 31% की गिरावट देखी गई है। जगुआर की बिक्री में 43% की कमी इस बार देखने को मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक 22 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कि एफक्यू या क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। और आखिर में बात करते हैं कैडिला की। कंपनी की एक टैबलेट को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है और मांसपेशियों के दर्द में इस दवा का इस्तेमाल होता है, तो आज इसका एक रिएक्शन कैडिला में देखने की उम्मीद। ओके, तो कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे और बैंक्स की तरफ से 2 दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक नतीजों के दम पर और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों में ही एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कौन से स्टॉक्स है, फंड एक्शन किधर हुआ है, उसकी भी बात कर लेते हैं। देवांशी हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज आरईसी, पीएफसी और सारे के सारी पावर कंपनीज पर नजर रहेगी। खबर आते हुए देखिए कि डिस्कॉम कंपनीज को पीएफसी और आरईसी से थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखेगी। करीब 80,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ तक के जो लोन्स हैं वो ये 2 कंपनीज डिस्कॉम्स को देते हुए दिखेंगी। और साथ ही माना जा रहा है कि अब जो पेमेंट करना होगा इस पर कैबिनेट की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। सरकार अगले 2 दिन में इसका फैसला लेते हुए दिखेगी, यानी कि डिस्कॉम कंपनीज को जो भी पेमेंट करना है पावर कंपनीज को, ये आरईसी और पीएफसी डायरेक्टली करते हुए दिखेगी। क्लैरियन केमिकल्स एक्शन में रहेगा।
बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 2.82% से बढ़ाकर 3.34% कर दी है। रिलायंस कैपिटल फिर एक बार नेगेटिव खबर, 18 अप्रैल को जो एनसीडीज के भुगतान करने थे उस पर एक बार फिर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया है। डिफॉल्ट के पीछे कंपनी लगातार जो रेटिंग एजेंसी है इसको जिम्मेदार ठहरा रही है। इंडिगो, जैसे कि आपने बात की, 31 मई तक कोई बुकिंग नहीं होगी, इस पर रोक लगा दी है। इस पर सारी एयरलाइंस आज फोकस में होगी। फीनिक्स मिल्स, यहाँ पे अच्छी खबर है, जहाँ पे स्क्वाडर ग्रुप ने अब अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा दी है कंपनी में और अब उनकी हिस्सेदारी 3.7% से बढ़कर 5.57% पर है। फंड एक्शन में प्रताप स्नैक्स स्मॉलर वर्ल्ड कैपिटल फंड ने करीब 2.5 लाख शेयर्स बेचे हैं 458 रुपए प्रति शेयर के भाव पर और साथ ही स्टार सीमेंट एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है 1 करोड़ शेयर्स की 73 रुपीज के करीब प्रति शेयर के भाव पर। ओके, तो कुछ फंड एक्शन और पीएफसी आरईसी पर भी नजर डालनी पड़ेगी। जय ठक्कर ने पीएफसी पर रिकमेंडेशन दी थी पिछले हफ्ते। अब रू कर लेते हैं एफआईआर का, फॉरेन ब्रोकरेजेस का एक्शन आज किधर है। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए कि एचडीएफसी बैंक के नतीजों पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। एचडीएफसी बैंक पर ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ में भी स्थिरता देखने को मिल रही है और 4 रिपोर्ट्स है मेरे पास एचडीएफसी बैंक पर और सभी ब्रोकरेजेस हाउस ने टारगेट रेटिंग दोनों बरकरार रखे, कहीं भी कुछ बदलाव नहीं किया। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, क्रेडिट स्विस या आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखे हैं 1280 रुपए के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली भी यहाँ पर ये ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 1285 रुपए के लक्ष्य के लिए। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं 1225 रुपए के लक्ष्य के लिए और जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 1150 रुपए के लिए। यानी अच्छे नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस का भरोसा बरकरार है। अच्छे नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस का भरोसा बरकरार है, ये एक अच्छी बात है एचडीएफसी बैंक के लिए। बाकी स्टॉक्स की बात करें आशीष, तो क्या बोल रही हैं ब्रोकरेजेस? अन्य स्टॉक्स पर भी रिपोर्ट आई है दीपांशु। नोमेरा ने ऑटो सेक्टर पर रिपोर्ट जारी की और ये कह रहे हैं कि ग्रामीण मांग जो है तेजी से बाउंस बैक करेगी कंपैरेटिव टू जो शहरी डिमांड है, वहां से ज्यादा बढ़िया रिबाउंड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अशोक लेलैंड पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, खरीदारी की राय अब बदलकर अब न्यूट्रल की कर दी गई है। लक्ष्य 102 रुपए से घटाकर 56 रुपए का कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बजाज ऑटो पर रेटिंग अपग्रेड की गई है, यहाँ पर अब न्यूट्रल की रेटिंग बदलकर खरीदारी की राय कर दी गई है। लक्ष्य जो है 3409 रुपए से अब घटाकर 2795 कर दिया है। आइशर मोटर्स पर भी रेटिंग अपग्रेड कर दी गई है, रिड्यूस की रेटिंग बदलकर अब न्यूट्रल की राय कर दी गई है। लक्ष्य जो है 17,908 रुपए से घटाकर 15,295 कर दिया है। हीरो मोटो पर भी रेटिंग को अपग्रेड किया गया है, न्यूट्रल की अब रेटिंग बदलकर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। लक्ष्य 2,981 से घटाकर 2,486 कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एचएसबीसी ने एक रिपोर्ट निकाली है एलएनटी पर, जहां पर एक खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए और ये कह रहे हैं कि दूसरी तिमाही से आप देखें तो एग्जीक्यूशन थोड़ा सा बेहतर रहने का अनुमान है, जिसके चलते खरीदारी की राय दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1544 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि कंपनी जो लगातार प्रयास कर रही है नेट डेट को कम करने के लिए वो बेनिफिशियल होगा। हालांकि जून 2020 तक मांग में थोड़ा सा एक दबाव देखने को मिलेगा। अंत में जेफरीज ने 2 एफएमसीजी कंपनीज पर रिपोर्ट निकाली है। मेरिको पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है 400 रुपए के लक्ष्य के लिए और गोदरेज सीपी पर भी होल्ड करने की राय को बरकरार रखा है 550 रुपए के लक्ष्य के लिए। तमाम रिपोर्ट जिन पर आज रहने वाला है एक्शन। चलिए इस पर देखेंगे कि एक्शन किस तरह से आगे होता है, लेकिन फिलहाल शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। पैनल पूरा तैयार है, बिगुल है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। क्या करेंगे, खरीदारी, बिकवाली, क्या है इरादा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आप फिर से अनिल जी भेदभाव कर रहे हैं, मुझसे शुरुआत करिए और ऑप्शन सिर्फ 2 दिए हैं, खरीदारी, बिकवाली और नोटा का ऑप्शन नहीं दिया। अनिल जी, मैं नोटा का उपयोग करूंगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। अनिल जी, फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने अच्छी खासी रैली ली थी, थोड़ा सा प्राइस को सेटल होने देंगे और कुछ नया ट्रेड निकलेगा तब दूंगा। अनिल जी, फिलहाल नोटा है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। नोट और नोटा दोनों का स्वागत है। कभी आप नोटा ले, कभी नोट के बारे में भी सोचिए,
दोनों चीज सोचिएगा। आइए कुणाल जी का स्वागत करते हैं। कुणाल जी, कुछ नहीं तो कम से कम कैश का स्टॉक तो दे ही देंगे। कुणाल जी, क्या है आपका इरादा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी और रानी जी। आपने बिल्कुल सही पहचाना, कैश का बहुराष्ट्रीय कंपनी मैं चुन करके लाया हूं अनिल जी, और ये काउंटर मैंने और राकेश जी ने पहले भी रेकमेंड किया है। स्टॉक का नाम है GMM फॉडलर। और अनिल जी, ये जो कंपनी है ये फार्मा और केमिकल कंपनीज के लिए इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। और जैसा हमें पता है कि हाल के दिनों में फार्मा कंपनीज के लिए बड़ा बदलाव आया है, सभी कंपनीज में बड़ी तेजी दिख रही है, वो जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की मांग तो बढ़ेगी ही। तो GMM फॉडलर में एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर देखने को मिला था शुक्रवार को, 3000 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ था। तो मेरी राय में GMM फॉडलर को बाय करें। यहां पर 3300 रुपए तक जाने की क्षमता है। आज के लिए टारगेट 3250 रुपए का 3250 का रख लें, 3000 पर स्टॉप लॉस रखें और GMM फॉडलर बाय करने की राय। ओके, GMM फॉडलर। सबसे पहले तो यह कि जब भी आप इस तरह के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शेयर खरीदने के बारे में सोचे, अपनी इंग्लिश मजबूत करें, स्पेलिंग ढंग से सीख लें, समझ लें, और उसके बाद ऑर्डर करें। नहीं तो पता चला कि न या तो आप ऑनलाइन करें तो आपको नहीं मिल रहा है, नहीं तो आपके डीलर को नहीं मिल रहा है। तो कुणाल जी की राय बहुत गौर से ढंग से सुन लें। आइए अब चलते हैं वागले साहब के पास। वागले साहब, बताइए क्या है आपका इरादा, क्या खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मैं खरीदूंगा ICICI प्रू। इसका कल रिजल्ट है और फ्राइडे को इसमें मूव की शुरुआत हुई है। फ्राइडे दोपहर को भी मैंने इसके बारे में बात की थी, और टिपिकली प्री रिजल्ट मूव्स 2 से 3 दिन चलते हैं, तो मुझे लगता है आज और कल तक ये मूव कंटिन्यू होगी। मैं 370 का क्लोज है, मेरा स्टॉप लॉस होगा 365 और मेरा टारगेट होगा 384, जो मुझे लगता है शायद आज ही आ जाएगा। ओके, तो ये है ICICI प्रू। यहां पर खरीदारी करने की राय 370 के आसपास लीजिए और 365 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 384 के टारगेट के लिए। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं जय ठक्कर भी। जय, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्या इरादा है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, पहले तो मैं वागले जी को थैंक यू कहना चाहूंगा। इनफैक्ट ICICI प्रू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने रेकमेंड किया था करीब 353 के आसपास, 353 के आसपास, और लगभग 370 के आसपास डेज आई के आसपास क्लोज हुआ है। यस, पॉजिटिव लग रहा है मुझे भी, तो मैं सहमत हूं उनसे, और मैं कहूंगा यहाँ पे और भी तेजी हमें देखने मिल सकती है। मेरा जो आज पिक ऑफ द डे है अनिल जी, मैं कहूंगा मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फाइनली बैंक निफ्टी में एक अच्छे कंसोलिडेशन में हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। जो हिसाब से बैंक निफ्टी ने 20,100 के ऊपर बंद दिया है, मुझे लग रहा है कि अब 20,000 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट बन चुका है बैंक निफ्टी में, और ऊपर में लगभग हमें अभी पोजिशनल बेसिस पर मैं कहूंगा अनिल जी 21,300 21,400 तक के लेवल्स देखने मिलने चाहिए। सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में यहाँ से एक तेजी देखने मिली है, और मैं कहूंगा कि HDFC बैंक यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। कंसोलिडेटिंग रेंज मेरा है, ज्यादा डाउन साइड में देख नहीं रहा हूँ, करीब 885 890 के आसपास इंट्राडे में सपोर्ट है। सो विद दैट एज अ स्टॉप लॉस मैं कहूंगा 885 के क्लोजिंग बेसिस के एक स्टॉप लॉस के साथ HDFC बैंक में बाय रेकमेंड करना चाहूंगा 990 के टारगेट के लिए। टारगेट आता हुआ दिख रहा है HDFC बैंक पर। आज नतीजों के दम पर भी रिएक्ट करेगा, ADR भी 6% ऊपर बंद हुआ है, तो आज HDFC बैंक पर नजर रखिएगा, पॉजिटिव एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। जय, आपका एक स्टॉक था 2 दिन पहले आपने ऑप्शंस के जरिए इसमें ट्रेड बताया था, PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आज ये खबर में भी है REC PFC डिस्कॉम्स को लोन्स देंगे। मेरे को पता नहीं कि कितना पॉजिटिव खबर है, थोड़ी नेगेटिव खबर भी हो सकती है जिस तरह से यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, पर जो ट्रेंड जो आपने पिकअप किया था PFC में 4% ऊपर बंद हुआ है फ्राइडे को, कैसा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है? दीपांशु, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा एक मूव हमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में PFC में देखने मिला था। लगभग 99 के लेवल्स तक हमें इसमें लेवल्स देखने मिले थे, 98 के लेवल्स लगभग हमें देखने मिले थे। सपोर्ट के आसपास बंद हुआ है 93 के। सो मैं कहूंगा कि 93 92.5 ये जो रेंज है, ये रेंज को अगर होल्ड कर जाता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो फिर से हमें ये 100 101 की ओर जाता हुआ नजर आएगा। 92.5 के नीचे अगर दीपांशु हो जाता है तो मैं कहूंगा फिर से एक रेंज में चला जा सकता है। ओके, तो PFC पर आज नजर देखिए। एक तो ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, खबरों के दम पर भी रिएक्ट करेगा, पर देखना पड़ेगा कि आज कितना मूवमेंट इस स्टॉक में आपको आते हुए दिखता है। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी, गुड मॉर्निंग, आपकी पिक ऑफ द डे सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु।
देखिए, मार्केट्स में मेरे को लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में यहाँ से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो टीवीएस मोटर काउंटर हमको लगता है कि पिक ऑफ द डे के दौर पे सिलेक्ट किया जा सकता है। टीवीएस मोटर में हमें लगता है कि यहाँ से ऊपर में 320 रुपए से लेके 330 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो टीवीएस मोटर में मार्केट खुलने के साथ लॉन्ग पोजीशंस बना के चलने का सलाह रहेगा, जिसमें नीचे में 280 285 का सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। 295 300 के आसपास बिल्कुल इसमें लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। जिन्होंने बनाई है वो होल्ड करे। आज इंट्राडे में स्टॉक के अंदर मूव देखने को मिलना चाहिए और इस हफ्ते में भी टीवीएस मोटर में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 320 330 ये स्टॉक का टारगेट होगा, बाय करे। 285 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल। और आज टीवीएस मोटर्स खबरों में भी है, इसने एक ब्रिटिश ब्रांड खरीदा है, नॉर्टन मोटरसाइकिल, जो एक पुराना ब्रांड है, 153 करोड़ रुपीस के लिए। तो एक और एक्शन वहां पर देखा। और आज आप नजर रखिए, टीवीएस मोटर्स फ्राइडे को भी 8% स्टॉक ने तेजी देखी थी, तो आज थोड़ा और पॉजिटिव मोमेंटम इसमें आ सकता है। बंसल जी, टाटा मोटर्स पर आपकी राय? जेएलआर की जो रिटेल बिक्री है वो तो काफी तेज गिरावट हुई है, वहां पर 31% की गिरावट देखी हमने पिछली तिमाही में यहां पर, और ये तो एक्सपेक्टेड था। जिस तरह से चाइना में लॉकडाउन था, ग्लोबली परेशानी बढ़ी है, पर टाटा मोटर्स के स्टॉक में जो हल्का सा रिबाउंड आया, ये अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी टाटा मोटर्स के लिए, यहां पर और खरीदारी आ सकती है? देखिए दिवांशु, टाटा मोटर एज ऑफ नाउ पुल बैक मोड पे चल रहा है, और अगर आप ध्यान दें तो फ्राइडे के सेशन में भी स्टॉक में नेगेटिव न्यूज थी और स्टॉक में एक रैली देखने को मिली थी। तो यहां पर 73 रुपए के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। 73 रुपीज के लेवल्स अगर नीचे में टूटेंगे तभी बिकवाली का विचार होगा, एल्स बिकवाली नहीं करेंगे। 73 रुपए के नीचे ही बेचने की राय है टाटा मोटर्स को। ओके, 73 के नीचे गया तभी बेचने की राय है, फिलहाल इसमें बेचने की राय नहीं है। ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर व्यू। वागले जी, एक कोटक महिंद्रा बैंक पर भी आपकी कॉल, हमने देखा है कि यहां पर भी काफी पॉजिटिव एक्शन हुआ है। अब एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है, प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है उसकी बिक्री पर, थोड़ी फंड रेजिंग पर बात होने वाली है। 1200 के आसपास कोटक महिंद्रा बैंक पर क्या राय है सर? दीपांशु, मेरा व्यू पॉजिटिव है। 1200 के आसपास में भी ये हो सकता है कि आपको 1186 का क्लोज है, मुझे लगता है 1170 के नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर निफ्टी नीचे है, एसजीएक्स जो बता रहा है 1170 के आसपास बाय करके चले। 1150 का स्टॉप लॉस होगा, 50-52 का, और मुझे लगता है 1215 1220 तक के स्टॉक आज के दिन नहीं जा सकता है। ये है आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक पर राय। और फ्राइडे को भी डेज हाई पर स्टॉक बंद हुआ था, 5% की तेजी आपने देखी थी। तो बैंक स्टॉक्स और जो ऑटो स्टॉक्स हैं वहां पर भरपूर एक्शन हमने देखा था पिछले हफ्ते। देखते हैं कि वो मोमेंटम इस बार कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं। जय, पिछले हफ्ते की रैली को छोड़ के उससे पहले फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आ रहा था, मार्केट लीडर्स बन गए थे, थोड़ी मुनाफा वसूली देखी पिछले हफ्ते के आखिरी 2 ट्रेडिंग सेशंस पर यहां से क्या होगा? जैसे कैडला है, वहां पर एक दवा को मंजूरी मिली है, ये स्टॉक पहले लीड कर रहा था, अब थोड़ी गिरावट आई है, तो फिर से फार्मा स्टॉक्स एक्शन में आएंगे या फिर इस रोटेशन की वजह से और प्रेशर आ सकता है कैडला जैसे स्टॉक में? दीपांशु, बहुत ही बढ़िया सवाल। मैं कहूंगा कि डेफिनेटली फार्मा में बहुत अच्छी रैली आती है, और अब अगर आप देखें तो मैं कहूंगा एक ब्रेकआउट तो फार्मा इंडेक्स बहुत क्लियरली आया था, 8500 के ऊपर कंफर्म किया है। तो 85 के ऊपर तो अभी 9150 है फार्मा इंडेक्स। ऊपर में रेजिस्टेंस इसका बनता है करीब 9500, तो 9500 तक की जगह और भी है फार्मा इंडेक्स में। दीपांशु, मैं कहूंगा लगभग 350 पॉइंट है यहाँ से, बट एक मूव हमें जो ये देखने मिला है लगभग 6500 से लेके 9100-200 तक देखने मिला है, स्ट्रेट वन वे मूव। सो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम रहेगा। जैसे कैडिला एक अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ से लूपिन में और भी अच्छी बढ़त देखने मिल सकती है। बाद में और एक स्टॉक अगर मैं आपको बताऊंगा तो बायोकॉन है, उसमें देखने मिल सकती है अच्छी बढ़त। मगर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफी ओवरबॉट शॉर्ट टर्म में हो चुके हैं फार्मा में, तो सिलेक्टिव स्टॉक्स ही चलेंगे, बिकॉज 9500 के आसपास थोड़ा आई थिंक रुक सकता है इंडेक्स। तो ये जी ओके, तो लेकिन एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं जय, और वो है इन्फोसिस, जिसके आने वाले हैं रिजल्ट्स आज। इन्फोसिस में रिजल्ट के पहले क्या कोई पोजीशंस बनती हुई दिख रही है तेजी मंदी की तरफ? अनिल जी, नहीं, मैं कहूंगा कि इन्फोसिस आप लीजिए कि आईटी इंडेक्स लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सरप्राइज आना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज हो क्या रहा है कि साइडवेज हो चुका है कंप्लीटली। इन्फोसिस ऊपर में 660 के आसपास और नीचे मैं कहूंगा कि करीब करीब 590 के आसपास। ये 70 पॉइंट, मतलब लगभग 10 से 12% के एक रेंज में इन्फोसिस है। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने मिलना चाहिए। अगर 660 के ऊपर जाता है तो ये
IT इंडेक्स में भी ब्रेकआउट लेके आ सकता है और 600 ऊपर में 660 निकालता तो लगभग हमें 690 से लेके 710 तक की जगह बन जाती है इन्फोसिस में। तो 660 के ऊपर खरीदिए और नीचे में जो लेवल बन रहा है 590, अगर वो टूटता है अनिल जी तो ट्रेंड पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा IT में। ओके और इस बीच हमारे साथ जयपुर वाले जैन साहब भी कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, लेकिन फोन लाइन पर, और उसकी वजह यह है कि वहां पर आ रही है बारिश। जैन साहब वाकई भी जयपुर में बारिश हो रही है अभी, सही बता रहे हैं आप? ये अनिल जी बहुत मजेदार मौसम हो रखा, मैं तो यही कहूंगा, बारिश हो रही है और थोड़ा सा डिस्कनेक्टिविटी है, बट अब मेरे हिसाब से हाँ छाता नहीं, छाते की उतनी वाली बारिश की भी नौबत नहीं हुई है अनिल जी, बस वो गाड़ी तक बैठने जितनी थी और उसके बाद ऑफिस में आने के बाद बट एनीवेज अनिल जी मौसम बहुत अच्छा हो गया। ये भी भगवान का करिश्मा है कि अप्रैल जैसे महीने में जब बहुत यहाँ पे 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर होता है और यहाँ पे माहौल एकदम मस्त हो रखा है, एकदम ठंडा हो रखा है। चलो कोई बात नहीं, आप तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि छाता आपके पास नहीं है, फिर भी गाड़ी पर छत तो है कम से कम, तो आप भीग नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा बताइए जैन साहब, पिक ऑफ द डे क्या खरीदेंगे आज? अनिल जी मैं फार्मा और FMCG के ऊपर काफी दिनों से और हेल्थ केयर के ऊपर काफी दिनों से एग्रेसिव था और काफी सारे पिक्स दिए अपने चैनल पे और काफी अच्छे भी गए हैं। एक और स्टॉक है JB केमिकल एंड फार्मा, जो कि बहुत बढ़िया लगता है मुझे इस रेंज में, और सबसे बढ़िया बात है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी और फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, और मेरे हिसाब से JB केमिकल्स एंड फार्मा एक स्टॉक देखा जा सकता है और ये मेरा मेन पिक ऑफ द डे है। दूसरा थायरोकेयर, ये भी स्टॉक अच्छा लगता है। मैंने अगेन जो बात कही कि हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक कारोबार ये सब चलेंगे, हालांकि आज काफी चीजें खुलेंगी, सब कुछ है, बट मुझे जो चैनल चेक से लग रहा है इतना इजीली सारी चीजें रूटीन में आ जाएगी ऐसा लगता नहीं है। फैक्ट्रीज भी खुलेंगी तो अपने नॉर्मल कैपेसिटीज पे काम नहीं करेंगे, तो इतना इजीली वहां पे एग्रेसिव होने की मेरी इच्छा नहीं है। और तीसरा है MCX, देखिए ये कारोबार बंद हुआ नहीं है, हालांकि पार्शियली उनका भी शाम का ट्रेडिंग बंद हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि MCX एक अच्छा पिक है, जो कि वैसे परफॉर्म नहीं किया है और वैसे टूटा भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये 3 स्टॉक है, JB केमिकल एंड फार्मा, थायरोकेयर एंड MCX। ओके तो MCX, थायरोकेयर और JB केमिकल तो सुमित जी की नजर में भी हमेशा रहता है, सैटेलाइट में कई बार आया हुआ है, तो सुमित जी 4 साल ठीक है JB केमिकल के? बिल्कुल अनिल जी, बहुत बढ़िया स्टॉक है और जितनी बार भी दिया उतनी बार अच्छा मूव देता है और अच्छा कमा के देता है ये स्टॉक। तो ये संदीप जी ने बहुत बढ़िया स्टॉक निकाला हुआ और ये स्टॉक का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली तेजी के ट्रेंड में टिका हुआ है। मार्केट्स में इतनी बड़ी करेक्शन देखने को मिली, लेकिन JB केमिकल में कुछ खास करेक्शन देखने को मिला नहीं है। तो ये स्टॉक का पैटर्न ये बोलता है कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत बढ़िया तेजी दिखाएगा। अगर मुझे समझ में आया तो मैं भी जल्दी इसके अंदर दोबारा से कॉल दूंगा। अबे आगे ले लो, मैं थोड़ा आपके लिए राय आज इस वक्त आती हुई दिख रही है। ओके स्टॉक्स जो और एक्शन में है उनमें PFC REC खबरें जो आ रही है, जय आपका तो PFC का टारगेट आ गया या बाकी है अभी भी? बहुत ही अच्छा मूव फ्राइडे को ही आ गया ना। तो अब खबर आ गई है कि 88,000 करोड़ के जो इनके लोन्स हैं उनके बारे में सरकार कुछ फैसला ले सकती है अगले 1-2 दिनों में, यानी कि कुछ बॉन्ड इश्यू हो सकते हैं या इनको जो पैसा आना है उसमें किसी तरह की रिलीफ मिल सकती है। तो दोनों पर राय दीजिए आप, PFC और REC क्या खरीदना चाहिए अभी? जी ट्रेंड तो पॉजिटिव हो चुका है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि लास्ट वीक में लास्ट ही ट्रेडिंग सेशन में PFC में जो एक वॉल्यूम आया, मैं कहूंगा एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम पिछले लगभग अगर आप देखें तो 3-4 हफ्तों के जो एक कंसोलिडेटिंग एक रेंज थी उसमें से एक ब्रेकआउट देखने मिला है। प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पे आया है और 92.5 93 की एक अच्छी सपोर्ट रेंज है नियर टर्म में। अगर आप देखें तो 93.50-65 के आसपास ये क्लोज हुआ तो बहुत ही करीब है, मैं कहूँगा लगभग 1% नीचे एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में जो इमीडिएटली इसके लेवल्स बन रहे हैं अब 99 से लेके 102, ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं ऊपर PFC में। सो PFC थोड़ा कंपैरेटिवली मेरे को बेटर लग रहा है REC से। बेटर लग रहा है REC स्टॉक्स हमने देखा है पिछले हफ्ते काफी तेज एक्शन में रहे, आज भी फोकस रहेगा इस पर।